हेलो 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 हेलो। इसका ना ट्रैवल का हेलो 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 चेक। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एनपीए, है ना। मैंने आपको ये बता दिया था कि एनपीए होता क्या है, और हमने कुछ शायद कारण भी एनपीए के लिख लिए थे। लास्ट में अपारदर्शी एग्जिट पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कहाँ तक लिखा है एक बार देखें। एक शायद नोट भी मैंने आपको लिखवा दिया था, प्रतिबंधात्मक समाजवाद से प्रस्थान रहित पूंजीवाद और इसका मतलब क्या था कि शुरुआत में जब स्वतंत्रता मिली तो भारत में समाजवाद हावी था, यद्यपि विभिन्न प्रतिबंध भी थे, और आज के समय में पूंजीवाद हावी है, लेकिन अब वो प्रस्थान रहित है, अर्थात उसको कंपनियों को एग्जिट नहीं मिल पा रहा। हमने ये समझ लिया था कि एनपीए क्या होता है, कितने प्रकार का है, कैटेगरी समझ ली थी उसकी। और याद हो तो एनपीए से पहले की भी अवस्था है जिसे हम बोलते हैं कि स्पेशल मेंशन अकाउंट 012। ध्यान है, वो एक प्रकार के बैंकों के लिए वार्निंग है कि आप अपने कस्टमर को कांटेक्ट करो, उसका लोन पे नहीं हो पा रहा है, उसकी किस्त ड्यू चल रही है, अगर वो अमाउंट पे कर देंगे तो शायद एनपीए बनने से बच जाए। दूसरे शब्दों में एनपीए बनने से पहले की व्यवस्था है, पहले का उपाय है। लेकिन समस्या तो मेजर तब है जब वो एनपीए बन जाता है, तो हमें उसके उपाय समझने होंगे। उपाय तो हम बाद में समझेंगे, उससे पहले कुछ प्रभाव समझ लेते हैं। एनपीए अगर बढ़ जाएगा इकोनॉमी में तो उसका क्या प्रभाव होगा। देखें, जैसे जैसे एनपीए बढ़ रहा है इसका प्रभाव दो हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले तो बैंकिंग प्रणाली पर या बैंकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वित्तीय संस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बताएं, जैसे जैसे एनपीए बढ़ेगा बैंकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों को जो समझ में आ रहा है वो बताओ। एनपीए बढ़ा है, बैलेंस शीट उसकी ठीक है, आगे एनपीए बढ़ने का मतलब है, वर्ड को तोड़ते हैं, एसेट अब परफॉर्म। जब एसेट परफॉर्म नहीं कर रही तो आसान शब्दों में अब इसको ब्याज और मूलधन नहीं मिल रहा। इस बैंक की साख सृजन क्षमता पर असर पड़ेगा, बैंक की साख सृजन क्षमता कम हो जाएगी। एक पॉइंट। जैसे जैसे एनपीए बढ़ा, आपने साइड में बोला था कि बैलेंस शीट खराब हो रही है। अगर बैलेंस शीट खराब होगी इसका मतलब इस बाजार में इस बैंक के बारे में नेगेटिव इमेज बनेगी, लोगों के दिमाग में, ग्राहकों के मन में क्या जाएगा, लग रहा है इस बैंक की हालत खराब होती जा रही है। अपने बारे में सोचना, अगर आपको पता चले, चूंकि आप एनपीए शब्द समझ गए, और आपको पता चले इस बैंक की एनपीए बढ़ता जा रहा है, बैंक की स्थिति खराब हो रही है, तो लोग इस बैंक में जमा कराना कम करेंगे। जैसे जैसे जमा घटेगा, अगेन साख सृजन क्षमता, मैं इस जमा को ऐसे बोल सकता हूं, बैंक के पास संसाधनों की कमी होगी। है नहीं, वो कौन सा संसाधन, पूंजी। संसाधन कितने, 4, तो पूंजी का अभाव होने लग जाएगा, और संसाधनों का अभाव होगा तो बैंक की साख सृजन क्षमता कम हो जाएगी। अगर बैंक की साख सृजन क्षमता कम होती है तो बैंक की इनकम को घटाएगा ये, बोलो, इससे बैंक की आय पर प्रभावित होगी, आय घटने लग जाएगी। और अगर बैंक की आय घटती है, बैंक और ब्रांच खोल पाएगा, उसकी और ब्रांच खोलने की क्षमता कम होगी, अर्थात अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। साइड में दूसरा नाम शुरू कर दिया मैंने, इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन प्रभावित होगा। चेक करें, जब बैंक के पास इनकम कम हो रही है तो बैंक ब्रांच भी कम खोल पा रहा है, बैंक एम्प्लॉय की भर्ती भी, उसका प्रभाव पड़ेगा किस पर, वित्तीय समावेशन कम होगा, घटेगा, है ना। वित्तीय समावेशन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगेन इसी से अगला पॉइंट, इकोनॉमी पर प्रभाव निकालते हैं। बैंक की साख सृजन क्षमता घट चुकी है, तो बताएं साख सृजन क्षमता घटेगी, अर्थात निवेशक की निवेश करने की क्षमता। निवेशक अगर कम निवेश करेगा, परिणाम उत्पादन, जैसे जैसे उत्पादन घटेगा अर्थव्यवस्था की ग्रोथ घटने लग जाएगी। तो एनपीए का प्रभाव केवल बैंकों पर नहीं होता। हाँ जी, सही है। इसीलिए कहा जाता है कि एनपीए बहुत बड़ी समस्या है। अगर केवल बैंक को प्रभावित करती तो हम कहते हैं माइक्रो लेवल प्रॉब्लम है, माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, केवल एक संस्था को प्रभावित करती है। लेकिन अगर वो बैंक के एनपीए को इकोनॉमी से जोड़ के देखा जाए तो पता चलता है तो इससे इकोनॉमी पर तो विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे एनपीए बढ़ा, साख सृजन क्षमता घटी, तो ये सीधा सीधा उत्पादन पर प्रभावित करेगा। अगेन आंसर बताना, मैं बदल के लैंग्वेज बदल लूँ लेकिन आपको मीनिंग इनडायरेक्टली बोल दिया है मैंने। चेक करके बताओ, एनपीए अगर बढ़ेगा तो इससे ब्याज दरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
इंटरेस्ट की ब्याज दरें, लोन की जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ी? क्योंकि बैंक के पास अब संसाधन कम है, तो ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, और ब्याज दरें बढ़ेंगी तो उत्पादन की लागत जैसे जैसे लागत बढ़ गई है, उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, ग्रोथ घटने लगेगा। तो एनपीए इकोनॉमी के लिए व्यापक प्रभाव डालता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे संसाधनों का अभाव कम हुआ, बैंक की कार्य प्रणाली सीमित हो जाएगी, बैंक की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, है नहीं। आरबीआई ने एक प्रोविजन बनाया हुआ, एक शब्द है प्रोविजनिंग। अब धीरे धीरे बीच में इसमें कुछ मैं टेक्निकल शब्द भी यूज करूंगा। ये एक टेक्निकल शब्द है प्रोविजनिंग। अगर आप जब लिखेंगे तो आप भी इसको हिंदी में ऐसे देवनागरी में लिख लेंगे प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग का मतलब होता है जैसे जैसे एनपीए बढ़े, बैंकों को अपने लाभ का कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने पास सुरक्षित करके रखना पड़ता है। फिर से सुनना, जैसे जैसे एनपीए बढ़ रहा है, लाइन बदलना, एनपीए बढ़ रहा है मतलब बैंकों में रिस्क बढ़ रहा है, दिवालिया होने का रिस्क बढ़ रहा है। अगर एनपीए बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ा, तो रिस्क को मिनिमाइज करके रखवाना जिम्मेदारी है किसकी? नियामक की। वो नियामक है, उसकी जिम्मेदारी है कि बैंक दिवालिया ना होने पाए, और अगर दिवालिया हो तो बैंक उसके लिए पर्याप्त उपाय करके रखे। तो आरबीआई ने एक नियम बनाया हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक बैंक को एनपीए बढ़ने की स्थिति में अपने लाभ का एक सर्टेन परसेंटेज हिस्सा अपने पास सुरक्षित करके रखना है। और लाइन समझना आप लोग, ये सीआरआर एसएलआर से अलग है, नाम ही दिख रहा है सीआरआर एसएलआर से। इसका मतलब फिर एक लाइन में यूज कर रहा हूं, शुरुआत में बोला था आरबीआई बैंकों का नियामक है, तो नियमन के लिए मल्टीपल तरीके हैं आरबीआई के पास। सीआरआर एसएलआर तो एक हिस्सा था ही, और बहुत सारे भी नाम आएंगे ऐसे जहां पर आपको दिखेगा आरबीआई ने बैंकों को रेगुलेट कर लिया, नहीं तो बैंकों की स्थिति तो और खराब हो जाती। अब बताओ, अगर आरबीआई ये प्रावधान ना बनाए तो इससे तो क्या होगा, एनपीए बढ़ता जाएगा, बैंक दिवालिया हो जाएगा। बोलो, और बैंक के दिवालिया होने का सबसे ज्यादा नुकसान किसको? उन ग्राहकों को जिन्होंने बैंक में डिपॉजिट करा है, बहुत हार्ड अर्न मनी जिन्होंने अपना डिपॉजिट करके रख दिया, उनको बहुत लॉस होगा। तो आरबीआई ने एक प्रोविजन बनाया हुआ जिसको टेक्निकली प्रोविजनिंग कहते हैं। एनपीए की स्थिति में लाभ का एक सर्टेन परसेंट हिस्सा बैंक को अपने पास सुरक्षित रखना है। बताइए सुरक्षित क्यों रखा हुआ है? ये कब काम आएगा? जब कभी बैंक दिवालिया हो या कोई लिक्विडिटी की अचानक से प्रॉब्लम आए, तो बैंक ने, आरबीआई ने ये अमाउंट उनसे सुरक्षित करवा के रखवा लिया। लाइन बदल के पूछ रहा हूं, क्या मैं ऐसे कह दूं ये रिस्क को मिनिमाइज करने का एक तरीका? एनपीए की स्थिति में केवल अगर बैंक का एनपीए 0 है तो प्रोविजनिंग भी नहीं रखनी है उसको। प्रोविजनिंग किससे कनेक्टेड है? लेकिन सीआरआर एनपीए से कनेक्टेड नहीं है। अंतर समझ रहे ना, साथ साथ अंतर करते जाओ। सीआरआर का एनपीए से कोई संबंध नहीं है। सीआरआर तो उसको मेंटेन करना कंपलसरी है, कंपलसरी मेंटेन करना पड़ेगा। कितने परसेंट होगा वो आरबीआई निर्धारित करेगा, मौद्रिक नीति के तहत उसको चेंज कर सकता है। लेकिन प्रोविजनिंग को एनपीए के अनुसार डिसाइड कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में एनपीए कितना है उसका प्रोविजनिंग डिसाइड करना। एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, सब में अलग अलग एनपीए होगा, तो सबमें अलग अलग प्रोविजनिंग रखनी पड़ेगी, लाभ का सर्टेन परसेंटेज हिस्सा। तो एक लाइन बताएं फिर से, अगर बैंकों को प्रोविजनिंग ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ गई, लाभ का एक परसेंटेज अपने पास सेव करके रखना पड़ गया, कहने कहा है, किसने कहा है? तो फिर दोबारा से बताओ अगेन, इससे और प्रभाव पड़ेगा। अब और पूरी लाइन को फिर से जोड़ते हैं। एक तो एनपीए बढ़ रहा है, एसेट परफॉर्म नहीं कर रही, सही है, एसेट ने परफॉर्म करना बंद कर दिया। बाजार में इस बैंक की साख, अब मैं यहां पर साख शब्द उधार को नहीं बोल रहा हूं, क्रेडिबिलिटी है ना, उसका विश्वास नागरिकों के प्रति। बाजार में नागरिकों के मन में इस बैंक के प्रति विश्वास कम हो रहा है, लोग इसमें जमा कम करेंगे तो साक्षरण क्षमता, यानी एक तो एसेट परफॉर्म नहीं कर रही, ऊपर से संसाधन नहीं आ रहे, और तीसरा आरबीआई कहता है प्रोविजनिंग बढ़ाओ, प्रोविजनिंग बढ़ाओ और ज्यादा सुरक्षित रखो। तो इससे तो बैंक के ऊपर दोहरा दबाव हो जाएगा। कुछ समझ पा रहे? कंगाली में आटा गीला जैसे हालत है, एक और डिपॉजिट तो आ नहीं रहा, और जो पैसा बचा उसमें से भी आप कहते हो सुरक्षित रखो, तो बैंक का जो व्यापार है वो और सीमित होता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जैसे जैसे एनपीए बढ़ेगा, आरबीआई द्वारा बैंकों पर कठोर कार्रवाई की जाती है, और उस कठोर कार्रवाई का एक हिस्सा है आरबीआई प्रोविजनिंग की राशि को बढ़ा देगा,
ये परसेंटेज मान लो ये 1% है, आरबीआई ने देखा इस बैंक का एनपीए तो बहुत बढ़ गया, आरबीआई कहेगा प्रोविजनिंग 10% रखो। तो प्रोविजनिंग बढ़ाने का मतलब आप अपने लाभ का और ज्यादा हिस्सा सेव करके रखोगे, अर्थात उस लाभ के अमाउंट को आप बिजनेस में यूज नहीं कर सकते, तो बैंक के ऊपर और कठोर नियम हो गए, बैंक की साक्षरता क्षमता और कम हो जाएगी, और इसका निश्चित रूप से प्रभाव इकोनॉमी पर तो पड़ेगा, हाँ या नहीं। तो एनपीए बढ़ना इकोनॉमी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। एक सर्टेन अमाउंट तक तो एनपीए हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा हुआ तो फिर आरबीआई द्वारा कठोर कार्रवाई होती है। तो हम एनपीए के प्रभाव लिखेंगे, इसके साथ साथ मुझे जब शब्दावली पढ़ानी है एनपीए से रिलेटेड, तो शब्दावली बाद में देखते हैं, प्रभाव लिखते हैं पहले। हेडिंग डालें एनपीए के प्रभाव। हाँ जी, एक लाइन और सुन लेते हैं फिर लिख लेना आप लोग। एक टेक्निकल शब्द है, वैसे तो आपको यहां से मीनिंग समझ आया, बस लिखने के लिए एक टेक्निकल शब्द है, बताना। एसेट परफॉर्म, तो एसेट पर जो लाभ मिलना होगा वो धीरे धीरे, उसके लिए एक टेक्निकल शब्द है ROA, रिटर्न ऑन एसेट। शब्द को तोड़ के मीनिंग समझो, समझ आया कि नहीं बताओ मुझे यहीं पर, तभी लिख पाओगे। एसेट पर अब एनपीए बढ़ा है, एनपीए बढ़ने से एसेट पर मिलने वाला रिटर्न, तो मैं लिखवाऊंगा ऐसे, ROA में कमी आ रही है। आरबीआई की रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे जब पढ़ोगे तो ऐसे शब्द मिलेंगे। हाँ जी, क्लियर है। बार बार मैं आपसे कहता हूं हमारी समझाने की भाषा सरल होती है, हमारा टारगेट होता है आपको किसी भी तरह एग्जांपल देके पहले मुद्दा समझाया जाए, कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन जब आप कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, वो थोड़ी समझाने की लैंग्वेज में लिखेगा, वो तो टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करेगा, और यही यूपीएससी भी करता है। तो एनपीए बढ़ने से रिटर्न ऑन एसेट में कमी आएगी। और एक लाइन बताना, जैसे जैसे एनपीए बढ़ेगा बैंकों के पास संसाधन कम हो रहे हैं, तो मैं लाइन बोल रहा हूं, बैंकों के पास धीरे धीरे पूंजी का, अब पूंजी का अभाव होगा तो बैंक साख सृजन कर नहीं पाएगा, उसकी क्षमता कम होती जा रही है। अगर ये पूंजी अभाव हो गया, लोन ये दे नहीं पा रहा, रिटर्न एसेट पर पहले से कम होता जा रहा है, तो ऐसे तो इनडायरेक्टली बैंक का जो काम है फाइनली वो धीरे धीरे घटते घटते बंद ही हो जाएगा। बोलो, क्या मैं ऐसे कह दूं कि एनपीए बढ़ने की स्थिति में बैंकों को पूंजी की और आवश्यकता होती? नहीं, आराम से सोचो, कोई जल्दीबाजी नहीं। एनपीए बढ़ा, पूंजी का अभाव है, तो पूंजी की और, अगर पूंजी और नहीं मिली तो बैंक चलाना मुश्किल हो जाएगा, एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा, ब्रांच को बंद करना पड़ेगा, है नहीं। अब पूंजी का दबाव बढ़ गया, पूंजी और चाहिए। और मान के चलना थोड़ी देर के लिए, ये जो बैंक जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कोई पब्लिक सेक्टर बैंक है। कौन सा बैंक है? तो पब्लिक सेक्टर बैंक की परिभाषा, इसमें शेयर होल्डर कौन है? सरकार। अगर इस बैंक में पूंजी का अभाव हो गया, पूंजी का अभाव क्यों हुआ भाई? एनपीए बढ़ गया। एनपीए बढ़ने की वजह से जैसे जैसे पूंजी का अभाव हुआ, तो इसमें और पूंजी डालनी पड़ेगी, यानी उसे शब्द बोलते हैं पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन। पूंजी और डालनी पड़ेगी, तो पूंजी और डालने की जिम्मेदारी किसकी? जो मालिक है वही पूंजी और डालेगा। मालिक कौन है यहाँ पे? ज्यादा शेयर होल्डर सरकार है, सरकार को और पूंजी डालनी पड़ेगी। बताओ, ये पूंजीकरण करना सरकार के लिए खर्च है या प्राप्ति? सरकार का खर्च अब बढ़ गया, सरकार का खर्च बढ़ेगा तो उसके राजकोषीय घाटे पर असर पड़ेगा। ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं, नाम ही लिख दिया बस मेरे केवल। कनेक्ट करो लाइन सारी। एनपीए बढ़ा, एनपीए किसका? बैंक का। बैंक कौन सा था ये? और ये आपको अंदाजा लग ही रहा है, इन्हीं बैंकों का प्रबंधन ज्यादा खराब है। कल मैंने एग्जांपल दिया था, अगर इनका प्रबंधन खराब था, एनपीए बढ़ा, पूंजी की समस्या हुई, पूंजी और डालनी पड़ेगी, पूंजी के लिए सरकार ने खर्च किया। जैसे जैसे सरकार का खर्च बढ़ा और सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, तो जो पैसा सरकार नागरिकों के कल्याण पर खर्च करने वाली थी, अब वो बैंकों को देना पड़ गया। कुछ समझ आ रहा है? दूसरे शब्दों में, इससे नागरिकों के कल्याणकारी हेतु कार्य प्रभावित होंगे। सरकार के कल्याणकारी कार्य करने की क्षमता सीमित हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने हजारों करोड़ रुपए तो किसको दिया? बैंकों को, क्योंकि बैंक डूब ना पाए, तरलता का संकट ना आ जाए। कुछ समझ रहे हैं? तो ये एनपीए की खास बात क्या है ना, ये केवल और केवल बैंक की समस्या नहीं है, ये इनडायरेक्टली इकोनॉमी और सरकार को प्रभावित करती है। और इकोनॉमी और सरकार को प्रभाव आपको दिख भी रहा है।
इकोनॉमी पर प्रभाव, उत्पादन क्षमता ग्रोथ घट सकती है। और सरकार पर प्रभाव, सरकार के खर्च में वृद्धि होगी जिससे सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। इसीलिए एनपीए कम करना सरकार आरबीआई की हमेशा प्राथमिकता रहता है। उसके मल्टीपल उपाय ढूंढे गए हैं और हर उपाय में कुछ ना कुछ समस्या रही है, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया उपाय ढूंढते रहें, कुछ हद तक कारगर हो पाते हैं। वो उपाय हम पढ़ेंगे बाद में। अब आप नोट कर लो, एनपीए के उपाय लिख रहे थे। पहला उपाय हेडिंग वित्तीय संस्था पर प्रभाव, प्रभाव लिख रहे थे, वित्तीय संस्था पर प्रभाव। हेडिंग डाला वित्तीय संस्था पर प्रभाव, हेडिंग डाल लो, उसमें 4-5 पॉइंट बन जाएंगे। वित्तीय संस्था पर प्रभाव। पहला पॉइंट, आरओए में कमी। आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स में कमी। दूसरा, रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग घटाए जाने के कारण बैंकिंग व्यवस्था पर नागरिकों का विश्वास कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप नए संसाधन जुटाने में कठिनाई होती है। थर्ड पॉइंट, एनपीए में वृद्धि से परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आती, जिससे न केवल बैंक की बैलेंस शीट खराब हो जाती, बल्कि साख सृजन क्षमता में भी कमी आती है। नेक्स्ट, एनपीए में वृद्धि से बैंकों को प्रोविजनिंग की राशि में वृद्धि करनी होती, जिससे बैंकों के नेट लाभ में कमी आती। नीचे हेडिंग डालते हैं अगला, सरकार एवं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये तो आपने लिखे थे वित्तीय संस्था पर प्रभाव, सरकार एवं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट,
वित्तीय संस्थाओं की साख सृजन क्षमता में कमी, वित्तीय संस्थाओं की साख सृजन क्षमता में कमी के कारण निवेश हतोत्साहित होता है। कमी के कारण निवेश हतोत्साहित होता है। परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि दर पर विपरीत प्रभाव उत्पन्न होता है। आर्थिक समृद्धि दर पर विपरीत प्रभाव होता। सेकंड, बैंकिंग क्षेत्र पर नागरिकों का विश्वास बैंकिंग क्षेत्र पर नागरिकों का विश्वास कम होने के कारण वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया बाधित होती। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया बाधित होती है। परिणाम स्वरूप संसाधनों को गतिशील बनाए रखना कठिन हो जाता है। संसाधनों को गतिशील बनाए रखना कठिन हो जाता। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार पर पूंजीकरण का दबाव बढ़ जाता। सरकार पर पूंजीकरण का दबाव बढ़ जाता। परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो सकती। राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट, एनपीए में वृद्धि वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की साख को प्रभावित करती है। वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की साख को प्रभावित करती है। साख समझ गए यहां पर आप? भारतीय अर्थव्यवस्था की साख भी उससे कम हो जाती। अब सुनते हैं आगे। अब हमें एनपीए संबंधित शब्दावली समझनी है। एनपीए संबंधित शब्दावली को समझने के लिए छोटी सी एक बात को आधार मान लेते हैं। आप बताएं, बैंक अब चाहता क्या है? एनपीए को कम करना। कम करने के बजाय मैं शब्द ऐसे बोल दूं, बैंक चाह रहा है एनपीए की वसूली करना। बोले, इस बात को आप दिमाग में रखोगे कि बैंक क्या चाहता है, तो सारे शब्दावली आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो उसी के बेस पर बनाई गई है। एनपीए की रिकवरी करना है, ये बैंक का मेन टारगेट है। एनपीए की वसूली करना, या इंग्लिश वर्ड मैंने बोल दिया रिकवरी करनी है। अब ये रिकवरी या वसूली करने के लिए बैंक तरह तरह के उपाय निकालेगा। उन्हीं उपायों में ये शब्दावली यूज होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल बना लेता हूं। पहले मान लेते हैं बैंक ने एक कंपनी को ऋण दिया, किसी कंपनी को ऋण दिया था, और ऋण का नंबर मान लेते हैं हम 10 करोड़। बैंक ने इस कंपनी को 10 करोड़ का ऋण दिया था। ऋण पर ब्याज दर थी 9%, और ये ऋण दिया था मान लेते हैं 10 साल के लिए। कितने साल के लिए?
तो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, ये पहले तो बताओ 10 करोड़ बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी एसेट, एसेट है। और ये जो 10 करोड़ एसेट है, इस एसेट का स्ट्रक्चर क्या है, बैंक ने जो ऋण दिया ये 10 करोड़ एसेट है, ब्याज दर टाइम, ये एसेट का स्ट्रक्चर है। अच्छा फिर एक बात बताओ, बैंक ने जो ऋण दिया ये कौन सी सिक्योरिटी के आधार पर, सिक्योरिटी दो प्रकार की होती है याद करें, डेट सिक्योरिटी और शेयर सिक्योरिटी। तो बैंक ने जो ऋण दिया है कौन सी सिक्योरिटी है, बोलो, डेट सिक्योरिटी, ऋण है ना, जब नाम ही मैंने बोल दिया कि ऋण दिया है तो डेट सिक्योरिटी पर ही दिया होगा। डेट का हिंदी नाम क्या है, ऋण प्रतिभूति। तो बैंक ने कुछ कागज लिए होंगे, किससे, कंपनी से, जिसमें उसकी एसेट गिरवी रख ली और उसको ऋण दे दिया। तो इस एसेट का स्ट्रक्चर क्या बना, एसेट का स्ट्रक्चर है 10 करोड़ ये एसेट है, 9% इंटरेस्ट रेट है, 10 साल के दिया गया और इसके लिए डेट सिक्योरिटी को आधार बनाया गया। ये एसेट का स्ट्रक्चर है। कुछ दिनों बाद पता चला है कि ये कंपनी लोन का पेमेंट नहीं कर पा रही है, 90 दिन बीत गए, अर्थात अब ये लोन बन गया क्या, अब एनपीए बना। तो बैंक चाहता क्या है एनपीए की, तो बैंक ने कंपनी के जो मैनेजर वगैरह होंगे उनको बात करी, हाँ जी आप लोन का पेमेंट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा सर हम लोन नहीं दे पाएंगे, हमारी स्थिति खराब है। तो पहले तो बैंक ने कठोर भाषा में बात करी, नहीं स्थिति खराब है ऐसा कहने से थोड़ी होता है, हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कुछ महीनों में बैंक को अंदाजा हो गया कि कंपनी की स्थिति वास्तव में खराब है, यानी कंपनी के जो मैनेजर हैं, जो शेयर होल्डर हैं, वो उनकी नीयत खराब नहीं है, वो लोन चुकाना चाहते हैं लेकिन कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब है। अब जब आर्थिक स्थिति ही खराब है तो कंपनी के लिए कुछ उपाय इस समय बचा नहीं। बैंक ने देखा कि एक उपाय इसका हो सकता है। बैंक क्या कर रहा है, बैंक ने इनसे बोला सर आप एक काम करो, चाहता क्या है बैंक, 10 करोड़ का आपका लोन था, आप 9 की बजाय 7% ब्याज दे देना। बैंक ने इंटरेस्ट रेट को, तो मैं जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हुई तो मैं बोलूंगा बैंक ने इस एसेट का स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया और इसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर दी। किसकी रीस्ट्रक्चरिंग, एसेट की रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट क्या थी बैंक की, फिर से पढ़ो आराम से। एसेट क्या था बैंक का, 10 करोड़ का लोन था, 9% 10 साल डेट सिक्योरिटी के आधार पर। बैंक का टारगेट था कि देखा कि पता लगा बैंक को ये कंपनी ऋण नहीं चुका पाएगी, तो बैंक ने उस एसेट का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया और पुनः स्ट्रक्चर कर दिया। और पुनः स्ट्रक्चर क्या कर दिया, 10 करोड़ किस उम्मीद में किया बैंक ने, कि जब ब्याज कम करेंगे तो किस्त की राशि कम होगी तो शायद ये बैंक कंपनी ऋण किस्त भर सके। कुछ क्लियर हुआ, आधार ये मान के चलना बैंक ने क्यों किया ये समझ में आ जाएगा आपको। अगेन, तो बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम की लेकिन कंपनी वाले कहते नहीं सर हमारी स्थिति बहुत खराब है, हम ये ऋण नहीं चुका पाएंगे। तो बैंक ने कहा एक उपाय और कर देते हैं आपके लिए, टाइम को 20 साल कर देते हैं, आप 10 साल में बजाय, तो बताओ जो पैसा कंपनी 10 साल में चुकाती है वो 20 में देना पड़ेगा, तो किस्त आधी हो जाएगी लगभग। क्लियर हो रहा है, और किस्त आधी हो जाएगी तो संभव है कि कंपनी किस्त चुकाने की स्थिति में हो। बैंक ये सब क्यों कर रहा है, अनुमान क्या है बैंक का, कि ऐसा करने से एनपीए नहीं बनेगा, वो किस्त लगातार आना शुरू हो जाएगी, उसके एनपीए बनने की संभावना और कम हो जाएगी। यानी जो अभी एनपीए बना हुआ है, दूसरे शब्दों में जो एसेट अभी परफॉर्म नहीं कर रही, इसको हम अब परफॉर्मिंग एसेट बनाना चाह रहे हैं। हाँ जी क्लियर हो रहा है, क्या किया उसने, इंटरेस्ट रेट को, टाइम पीरियड को, और इन दोनों को मिला के बोलेंगे हम क्या बोल रहे शब्द। तो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब पहले आपको स्ट्रक्चर पता हो, फिर रीस्ट्रक्चरिंग शब्द समझ में अपने आप आ जाता है। लोन बैंक के लिए एसेट था, एसेट का एक स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, तो हम बोल रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग कर दी बैंक ने। लेकिन अगर इतने से भी काम नहीं चलता है तो बैंक ने कहा सर हम हमारे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, हमें अपना पैसा वसूलना है, तो एक ही ऑप्शन बचता है। अब इस ऑप्शन, अगले ऑप्शन को मैं बताऊंगा, आप रट लोगे, उससे पहले आप बताओ, किसान ने सेठ जी से लोन लिया, सेठ जी ने टाइम इंटरेस्ट कम कर दिया, भाई लोन चुकाओ, ब्याज दो, पेमेंट करो, इंटरेस्ट तुम्हारे लिए थोड़ा सा कम कर देते। किसान कहता नहीं सर अभी स्थिति खराब है नहीं दे पाऊंगा। सेठ जी कहते अच्छा टाइम बढ़ा दिया, 1 साल की बजाय 2 साल कर दिया। किसान कह रहा अभी भी नहीं दे पाऊंगा। तो लास्ट में सेठ जी क्या करते हैं, जो कुछ गिरवी रखा हो उसका हिस्सा जब्त कर लेते हैं। बोलो, अगर जमीन 5 बीघा थी और 2.5 बीघा में काम चल जाएगा तो सेठ जी क्या कहेंगे, 2.5 बीघा मैंने अब अपने नाम करना है, मैं जब्त करूं, बाकी 2.5 बीघा तुम अपना ले जाओ। कुछ क्लियर हुआ, क्या किया, उस कंपनी का शेयर कुछ अपने नाम कर लिया। और यहां मैं एक लाइन बोल रहा हूं ऐसे, डेट सिक्योरिटी को शेयर सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया। कौन सी सिक्योरिटी थी पहले वो, अब
दूसरे शब्दों में बैंक कंपनी से कह रहा है आप ऋण नहीं चुका पा रहे हो, आपकी कंपनी हमें कुछ अब हिस्सा दो। जितना हमने आपको ऋण दिया और जो हमारा ब्याज बनता है उसके एवज में हमें आपकी कंपनी में कुछ हिस्सा चाहिए। क्यों मांग रहा है हिस्सा? क्योंकि वो लोन अब क्या बन चुका है? एनपीए। तो एनपीए की रिकवरी करने के लिए उसके एसेट को एक्वायर कर रहा है। तो हम इसको टेक्निकली क्या बोलेंगे? डेट सिक्योरिटी को। और डेट सिक्योरिटी को शेयर सिक्योरिटी में कन्वर्ट करे, टाइम पीरियड को बढ़ा दे या इंटरेस्ट रेट को कम करे, तीनों के लिए शब्द एक ही है। क्या है? तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट में बैंक एसेट का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना टारगेट क्या है। बैंक का टारगेट है एनपीए को कम करना, उसकी वसूली करना, रिकवरी करना। तो बताएं टाइम पीरियड को बढ़ाएगा या कम करेगा? अब कुछ लोग जो रटेंगे उनको आज बढ़ाएगा, कल वो घटा भी देंगे, क्योंकि रटा था। वही गलती हो ही सकती है ना, इंसानी दिमाग है। आप रटो नहीं, आप देखो कि बैंक को पैसा मिलने की संभावना कब होगी? जब वो टाइम को बढ़ा देगा, तो कभी लोड ही नहीं पड़ेगा दिमाग पर। हाँ, आप लोग ऐसे ही तरीके निकालो जिससे आपको कम से कम याद रखना पड़े, कभी भी आंसर बनाया जा सके। और अदरवाइज आप रट रहे हो कि टाइम बढ़ाएगा इंटरेस्ट घटाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा किसी दिन। हो सकता है कि नहीं, बताओ, संभावना है ना। इसीलिए आपके दिमाग में क्या हो कि बैंक अपना पैसा वसूलना चाहता है। बेसिकली बैंक ग्राहक को सरल व्यवस्था, एक सरल एनवायरनमेंट बना के दे रहा है जिससे ग्राहक समय पर ऋण का भुगतान कर सके। और वो बैंक के लिए, ग्राहक के लिए आसान वातावरण कब बनेगा? जब ब्याज घटाई जाए, जब टाइम को, ताकि ग्राहक की किस्त की राशि कम हो जाए। और नहीं तो फिर तीसरा ऑप्शन है डेट सिक्योरिटी के शेयर सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना, और तीनों को मिला देंगे तो बन जाएगा क्या? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट। तो बैंक ने रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट कर दी। एक दूसरा तरीका हो सकता है, कभी कभी जब लॉस एसेट बन जाता है। अब आपको लॉस एसेट मैंने कल समझा दिया था, 36 महीने के बाद भी क्या था? लॉस एसेट। तो इन्होंने, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा, सर लॉस एसेट में 36 महीने का निर्धारण कब से होगा? फिर से बता दे। बताओ भाई, कब से होगा? एनपीए बनने के, जहां से एनपीए बना, कहां से बना वो? 90 दिन। अब ये सवाल क्यों आया मैं समझ नहीं पाता। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, क्लास ध्यान से सुनोगे, आपको क्लास के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन वो बनेंगे, सर मैंने अखबार में पढ़ा था, ये वाला हिस्सा बताइए, मैंने आपकी क्लास में नहीं आया। तो मजा आता है बताने में। ये सब चीजें जब रिपीट हो रही है तो फिर लगता है सुना नहीं होगा, अपना पानी वानी में व्यस्त होगा। नहीं, अरे पानी मतलब नहीं नहीं, क्लास में रंगीन पानी की बात नहीं करनी है, बात ही कर सकते हैं, अलाउड नहीं है। चेक कर लिया जाएगा कल से आपकी बॉटल को। हाँ जी, पूछ लो। किस में? क्रेडिट कार्ड में? हाँ बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड क्या है भाई? एक प्रकार का ऋण है। ऋण अगर नहीं चुकाओगे तो बैंक के लिए वो क्या है? एनपीए। 3 महीने बाद वो एनपीए बन जाएगा, बिल्कुल लागू होगा। बैंक टाइम देता है आपको 1 महीने का, 50 दिन का। आपका जो बिल साइकिल होता है ना, बैंक आपको 50 दिन का टाइम देता है। जिस दिन तक का टाइम था वहां तक वो एनपीए नहीं, उसके बाद अगर 90 दिन बीत जाएंगे उसके बाद तो वो एनपीए बन जाएगा। हाँ जी, आगे सुनते। मैं आपसे कह रहा था कि कोई एसेट लॉस एसेट बन गई। जैसे ही वो लॉस एसेट बनेगा तो बैंक की नजर में तो अब इससे पैसा वसूलने के चांस। बताओ आंसर। जैसे जैसे लॉस एसेट की संख्या बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी, बैंक की स्थिति और खराब हो रही, बैंक के पास प्रोविजनिंग का दबाव और बढ़ जाएगा, बैंक की साख सर्जन क्षमता। और अब लॉस एसेट बढ़ रहा है, बैंक की साख सर्जन क्षमता घट रही है, बैंक की बैलेंस शीट खराब हो रही है, एसेट की क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, तो आरबीआई को कुछ उपाय करना पड़ेगा। आरबीआई ने बोला भाई कुछ तो आप उपाय करो। तो उपाय ये करो, आप किसी अन्य सोर्स से पूंजी की व्यवस्था करो, और वो पूंजी की व्यवस्था करके जो आपकी लॉस एसेट बनी है उस लॉस एसेट के बदले कहीं और से पूंजी की व्यवस्था करनी है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं राइट ऑफ एसेट्स। क्या शब्द है? राइट ऑफ एसेट्स। राइट ऑफ एसेट्स का मतलब है, ये बैंक की बैलेंस शीट थी, इसके 2 हिस्से थे, लाइबिलिटी और यहाँ एसेट थी। यहाँ लिखा था 10 करोड़ एसेट है, बाद में पता चला उस 10 करोड़ पर अब लिख गया ये क्या है? एनपीए। और एनपीए में भी कौन सी कैटेगरी? जब लॉस एसेट बन गया तो आरबीआई के पास ये बैलेंस शीट पहुंची, आरबीआई ने बोला ये तो स्थिति खराब हो रही है, आपको इसके बदले कहीं और से पूंजी की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? और जब आप इसके बदले कहीं और से पूंजी की व्यवस्था कर लोगे तो इसको बैलेंस शीट से हटा दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में राइट ऑफ एसेट्स का मतलब होता है लॉस एसेट के बदले
बैंकों को किसी अन्य सोर्स से पूंजी की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा करने की प्रक्रिया को राइट ऑफ एसेट कहते हैं। ऐसा करने के बाद एनपीए को बैंक की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है। अर्थात राइट ऑफ एसेट करने का पर्पज है बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करना। अगेन आंसर बताएं, क्या इससे ऋण माफ हो गया उस ग्राहक का? ऋण माफ अभी भी नहीं हुआ है। बैंक ऋण वसूलने की प्रक्रिया अभी भी जारी रखेगा। बैंक ने ऋण माफ नहीं किया, लेकिन राइट ऑफ क्यों किया? ताकि बैलेंस शीट को साफ कर सके। अगर बैलेंस शीट क्लीन होगी तो नागरिकों का, ग्राहकों का इस बैंक पर भरोसा बढ़ेगा, तो इस बैंक में संसाधनों के अभाव की समस्या नहीं आएगी। मीनिंग क्लियर? राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में हंगामा उठाया था, ये 2016-17 की बात है, कि आप राइट ऑफ एसेट करते जा रहे हो, इसका मतलब आप लोगों के लोन माफ कर रहे हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों के सरकार लोन माफ कर रही है, ये मिली भगत है, ये है वो है, बहुत सारे आरोप लगा दिए। उस समय वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली थे, उन्होंने स्पेशली क्लियर किया था राइट ऑफ का मतलब एसेट को माफ करना नहीं है, लोन को माफ करना नहीं, बल्कि राइट ऑफ का मतलब होता है राइट ऑफ। यहाँ जो लिखा हुआ यहाँ से इसको हटाया है, और यहाँ से हटाया है तो कहीं और से पूंजी की, और ये सरकार का आदेश नहीं है, ऐसे नियम बनाए हुए हैं किसने? आरबीआई ने, तो इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये बहुत हंगामा हुआ था, उससे तब से ये शब्द ज्यादा चर्चा में रहने लगा, तो पॉलिटिकली न्यूज में आता रहता है बीच में। राइट ऑफ करना मतलब माफ करना नहीं होता। अब आपका अगला क्वेश्चन, पूंजी की व्यवस्था कहां से करेगा बैंक? ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है। बैंक सरकार से पूंजी ले, अगर सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है तो बोलो। अगर निजी क्षेत्र का बैंक है तो अपने शेयर होल्डर से पूंजी लेगा। बैंक कहां से पूंजी की व्यवस्था करेगा वो बैंक की टेंशन है। आरबीआई कहता है आपको राइट ऑफ करना है तो कहीं ना कहीं से पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आप बताएं, राइट ऑफ एसेट लोन माफ करना है, अभी भी वो एनपीए, लेकिन उसको बैंक की बैलेंस शीट से हटा दिया गया। अलग से एक राइट ऑफ की एक लिस्ट बना दी जाएगी जहां लिखा होगा राइट ऑफ एसेट हमने कितना कितना किया, और इसके प्रावधान कौन निर्धारित करेगा? क्योंकि पूरी व्यवस्था का रेगुलेटर आरबीआई है। अब इन तीनों शब्दों को मिला देते हैं। देखें, एक शब्द था एनपीए, कितने दिन बाद पैसा वसूल हुआ अभी? एसेट परफॉर्म। दूसरा शब्द था रीस्ट्रक्चरिंग। बताओ, रीस्ट्रक्चरिंग कर दी तो क्या अमाउंट वसूल हो गया? अभी हमने प्रयास किया है, रीस्ट्रक्चरिंग करी है, कस्टमर को मौका दिया है कि वो लोन चुकाना शुरू करे, लेकिन अभी भी ये क्या है? एनपीए। बोलो, अभी भी ये क्या है? और तीसरा शब्द अभी अभी मैंने लिखा था राइट ऑफ एसेट। बताएं, राइट ऑफ एसेट भी अभी क्या है? एनपीए ही है, बस हालांकि हमने उसके लिए कहीं और से पूंजी की। और तीनों को जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द निकल के आता है, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेस्ड एसेट्स, दबावग्रस्त परिसंपत्तियां, तनावग्रस्त परिसंपत्तियां। इकोनॉमिक सर्वे और रिपोर्ट में ये शब्द यूज होगा मल्टीपल। इसको देख के बताना, स्ट्रेस्ड एसेट एनपीए की तुलना में ज्यादा व्यापक है। एनपीए 90 दिन बाद वो भी स्ट्रेस्ड एसेट है। और शब्द को तोड़ करके उसका भाव समझने की कोशिश करो, आपको ऑटोमेटिकली शब्द ध्यान रहेगा। स्ट्रेस्ड एसेट उन सभी एसेट्स की बात कर रहा है जिन एसेट्स पर स्ट्रेस है, दबाव है। दबाव मतलब परफॉर्म, उसमें एनपीए भी है, उसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी है। जिसका हमने रीस्ट्रक्चरिंग किया वो भी तो परफॉर्म नहीं कर रहा था, तभी तो हमने रीस्ट्रक्चरिंग किया। और लॉस एसेट भी है, वो भी परफॉर्म, उसी का हमने राइट ऑफ किया है। इन सब को जोड़ करके जो नंबर निकल के आएगा वो क्या? तो यूपीएससी या आरबीआई की रिपोर्ट या इकोनॉमिक सर्वे आज के समय में एनपीए शब्द यूज नहीं करता। एनपीए तो बहुत कॉमन शब्द हो गया, बहुत छोटा शब्द है, एनपीए की तुलना में बहुत व्यापक है। क्या? तो आपके एग्जाम में कहीं लिखा हुआ आएगा प्रीलिम्स में, या आपको कभी मेंस में इस शब्द का यूज करना पड़े, तो बजाय एनपीए यूज करने के तनावग्रस्त परिसंपत्तियां, दबाव युक्त परिसंपत्तियां, और कोई भी इसका पर्यायवाची हिंदी बने, इंग्लिश में स्ट्रेस्ड एसेट्स, ये एक व्यापक शब्द है। अब आप चेक करके बताएं, जैसे जैसे एसेट पर स्ट्रेस बढ़ेगा, मैंने शब्द को तोड़ के बोला, जैसे जैसे इस एसेट पर स्ट्रेस बढ़ेगा, बैंक की बैलेंस शीट और बैंक की बैलेंस शीट खराब, तो इसका सीधा सीधा इकोनॉमी की ग्रोथ पर असर पड़ रहा। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? और एक बात अब आपको सीधा सीधा समझ आ भी रही होगी, बैंकिंग क्षेत्र को या फाइनेंशियल सिस्टम को इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है। जैसे कि इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो फिर उसको कहा जाता है अब ये परमानेंट बेड रेस्ट पर है, ऐसे ही है
इकोनॉमी में अगर बैंकिंग की स्थिति खराब हो जाए तो इकोनॉमी परमानेंट बेड रेस्ट पर है, ग्रोथ करने की संभावना बहुत घट जाएगी अब। और इकोनॉमी में अगर बैंकिंग की स्थिति खराब हो रही है तो उसका बड़ा कारण क्या है? एसेट पर। एसेट पर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। एसेट पर स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा उतना ग्रोथ की संभावनाएं और, लाइन बदल रहे हैं, दोबारा चेक करना, इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने या घटाने में बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल है। ये बात मैंने आपको शुरुआत की क्लास में सिद्ध करी थी, लेकिन तब कुछ तरीके और थे, याद दिलाता हूं। इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने या घटाने के लिए, स्पेशली बढ़ाने के लिए, संसाधनों की गतिशीलता अनिवार्य है। और संसाधनों की गतिशीलता के लिए मध्यस्थ कौन है वहां? बैंक। याद है, फर्म अपना पैसा जमा करती कहाँ? बैंक में। हाउस होल्ड जमा करता है, वहां भी सिद्ध हुआ था बैंकिंग इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। और अब फिर सिद्ध हो रहा है, स्ट्रेस, एसेट पर स्ट्रेस बढ़ेगा, ग्रोथ घटने लग जाएगी। अर्थात यही इंपॉर्टेंट हिस्सा है बैंकिंग का। स्ट्रेस पर, एसेट पर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अर्थात एसेट हमेशा परफॉर्मिंग एसेट हो, जैसे जैसे उसकी परफॉर्मेंस घटेगी उस पर दबाव बढ़ेगा तो ग्रोथ को प्रभावित करेगा। मीनिंग क्लियर हुआ? और यही, इससे एक बात अब सिद्ध हो रही है, आरबीआई का भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे? इस एसेट पर स्ट्रेस कम करने के उपाय कौन करेगा? उपाय किए तो ग्रोथ, और अगर उपाय नहीं कर पाया, रेगुलेटर ने सही कार्य नहीं किया, तो एसेट पर स्ट्रेस, समस्या गंभीर होती जाएगी, ग्रोथ बहुत तेजी से घटेगी, रोजगार के अवसर समाप्त होते जाएंगे। हाँ, तो इकोनॉमी में आरबीआई की भूमिका लिखती है। इससे एक बात फिर से सिद्ध हो रही है, व्यापक तरीके से समझते जाना। जो लोग रटते हैं वो ये मानते हैं बैंकिंग का नियामक है आरबीआई, बस इतना ही काम है उसका। और यहां मैं बार बार सिद्ध कर रहा हूं, बैंकिंग तो छोटा सा हिस्सा हुआ, पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ में आरबीआई की इंपॉर्टेंट भूमिका। पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ, केवल बैंकिंग नहीं। बैंकिंग एक माध्यम है जिससे आरबीआई इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने में सहायता करता है। मीनिंग क्लियर? ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है यहां से, व्यापक तरीके से समावेशी विकास वाले टॉपिक में, कि आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाने के लिए सरकार एकमात्र उपयुक्त संस्था नहीं है। व्याख्या कीजिए। तो सरकार के अलावा भी संस्थाएं हैं, है ना? क्योंकि मैंने आपको एक दिन बोला था क्लास में, हालांकि अभी पढ़ी एक ही नीति है, मैंने कहा था कि 3 नीतियां होती हैं जो इकोनॉमी को चलाती हैं। मौद्रिक नीति जिसे केंद्रीय बैंक निर्धारित करता, राजकोषीय नीति जिसे सरकार निर्धारित करती, और विदेश व्यापार नीति जिसे सरकार निर्धारित करती। तो सरकार और आरबीआई मिलकर के नीतियां जो बनाते हैं वो इकोनॉमी को चलाती हैं, ना अकेले सरकार और ना ही अकेले आरबीआई। मीनिंग क्लियर? तो ये मेंस के क्वेश्चन में काम आएगा हमें बाद में, ध्यान रखना। इसीलिए बैंकिंग का नियामक जरूर है, लेकिन उस बैंकिंग के माध्यम से ग्रोथ को बढ़ाने में आरबीआई की भूमिका। कल एक स्टूडेंट का इंटरव्यू था, किसी दूसरे एग्जाम को इंटरव्यू दे रहा था, तो इंटरव्यू यूपीएससी की वो तैयारी कर रहा था, मुझे आगे बताया सर इंटरव्यू था, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया। हाँ जी सुनिए जरा, उससे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था कि आरबीआई की भूमिका बताइए। क्या हुआ? हम्म? दो किसका बैग? कोई बात नहीं, हो सकता है किसी का फोन बज रहा हो, वो फोन में रिंगटोन लगाई हुई है जैसे कोई बोल रहा हो, है? इमरजेंसी अलर्ट है, सबके फोन में आ रहा है, क्या हो गया? नहीं, किसी किसी में आता है, तो इमरजेंसी अलर्ट का कोई रीजन भी तो होगा। अरे रुको, आवाज नहीं, एक से सुनने दो। हाँ, आपदा प्रबंधन के द्वारा आया है, आपका तो सीधा मंत्रालय से कनेक्शन है? क्या है, कुछ क्या लिखा है? आपदा प्रबंधन क्या कह रहा है? हैं?
सैंपल टेस्टिंग मैसेज था ये, उसमें लिखा है दिस इज ए सैंपल टेस्टिंग मैसेज सेंड थ्रू ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। लोगों को टेस्ट कर रहे थे कि उनका फोन उनके पास है कि नहीं या कहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, चलो अच्छा है, भारत विकास कर रहा है। संभव है कि आपदा के समय आपको ये सूचना मिले और आप तुरंत भाग लें, लेकिन ध्यान रहे, भूकंप जैसी कोई आपदा हो और आप इस तरह से चौथी पांचवी फ्लोर पर हो तो भागे नहीं कूद कह रहा है भागे नहीं कूद जाए। कूदेंगे तो वैसे ही कुछ नहीं बचना है। अभी बहुत सारे लोग कूदे थे, समझ गए ना। और जो भागने की बात होती है, क्योंकि सीढ़ियों में से आप भाग रहे हैं तो भूकंप आएगा तो इतना समय नहीं मिलेगा कि आप नीचे तक पहुंच जाएं, कितना भी तेज भाग रहे होंगे। और अगर निपटे तो हड्डियां भी समझ नहीं आएंगी किसकी थी, पोस्टमार्टम क्लियर नहीं हो पाएगा। उसका सबसे सरल तरीका है जिस कुर्सी बैठे उसी को उल्टा करके उसके नीचे बैठ जाए। हाँ, भूकंप के समय क्या सिखाया जाता है, टेबल के नीचे। यही एक उपाय है, यहाँ पे ध्यान रखना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो आप आपदा प्रबंधन की क्लास में ज्यादा बेहतर समझोगे, क्योंकि पोडियम तो एक है, इसके नीचे मैं ही चला जाऊंगा। आप लोगों के लिए आपकी चेयर है, एक एक चेयर आपको इंडिविजुअली इसीलिए दी गई है। पहले प्लान था कि एक चेयर पर 2 बिठा दें, लेकिन बाद में पता चला भूकंप आया और एक कह रहा है मुझे चेयर के नीचे नहीं जाना है, दूसरा कह रहा है जाना है, लड़ाई हो सकती है। इसलिए हमने चेयर को अलग अलग किया कि भाई 2 को एक साथ बैठना है, चेयर बगल में कर लेगा, लेकिन चेयर दोनों एक साथ एक जैसी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भूकंप के समय आप चेयर को उल्टा करें, यही काम आएगा। नीचे भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इलाहाबाद वाले खुश हैं, इनको कह रहे हैं हम भारी भाग रहे हैं, इनको नीचे नहीं भागना पड़ता। और इनकी चेयर इस प्रकार की है कि उल्टी हो भी नहीं सकती है। नोट करते हैं एनपीए संबंधी शब्दावली। हाँ जी, पंद्रह किसको? एनबीएफसी के बैंक को शामिल किया। हाँ, अभी पूछ लेते हैं इनसे। हाँ जी बताओ भाई, इनका क्वेश्चन है। आपको सही में इसका आंसर नहीं मिला, बाकी लोग से पूछ लेते हैं। एनबीएफसी याद है भाई सबको? एनबीएफसी में ये 4 लेयर थी। 4 लेयर में से तीसरी लेयर है ये। इसमें ये कह रहे हैं कि 15 कंपनियों को, 15 एनबीएफसी को इसमें शामिल किया। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ भाई? इसका पता चल, पहली बात तो इससे इंडिकेशन मिल रहा है कि 15 कंपनियों में रिस्क बढ़ेगा, तो आरबीआई उनके लिए नियम को कठोर ज्यादा करेगा, इनके लिए सीआरआर का नंबर बढ़ा देगा। एनबीएफसी को भी सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, इनके लिए सीआरआर की राशि को, इनके रूल्स रेगुलेशन कठोर हो जाएंगे। इनके जो लोन देने की प्रक्रिया उसमें पूरा नियंत्रण रहेगा। किसका? इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी जो मैनेजमेंट है उसमें नियमन रेगुलेशन रख देगा कौन? दूसरे शब्दों में आरबीआई इनकी कार्य प्रणाली पर अब ज्यादा कठोर नियंत्रण रखेगा। और जब कठोर नियंत्रण होगा तो निश्चित रूप से साख सृजन कम हो पाएगा, क्योंकि अब ये लोन देना उतना सरल प्रक्रिया, और साख सृजन कम होगा तो इससे अर्थव्यवस्था की ग्रोथ भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन ये मात्र 15 कंपनियां हैं तो उतना इंपैक्ट नहीं डालेगा। अगर ये 15 बैंक होते तो इंपैक्ट ज्यादा होता, क्योंकि लोग बैंकों से ऋण ज्यादा लेते हैं। स्पेशली एनबीएफसी तो उस रूरल एरिया में मेन रोल प्ले करती है जहां बैंकों की शाखाएं नहीं है और वहां लोन का अमाउंट बहुत छोटा होता है, तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक होते तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। लिखिए अब एनपीए संबंधी शब्दावली। पहला हेडिंग डाल लेते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स लिखिए। इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण की शर्तों को इस प्रकार से बदला जाता है कि
एनपीए की सरलता से वसूली हो सके। एनपीए की सरलता से वसूली हो सके। अर्थात इसके अंतर्गत ग्राहकों को ऋण भुगतान संबंधी अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके लिए निम्नलिखित तरीकों को अपनाया जाता है। निम्नलिखित तरीकों को अपनाया जाता है। पहला, ब्याज दरों में कमी करना। ब्याज दरों में कमी करना। दूसरा, भुगतान की समय अवधि का विस्तार करना। भुगतान की समय अवधि का विस्तार करना। थर्ड पॉइंट, डेट सिक्योरिटी को शेयर सिक्योरिटी में परिवर्तित करना। हाँ जी, एक किसी ने चिट्ठी भेजी है, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं ये। मैंने आपसे वैसे तो मना किया चिट्ठियां भेजने को, बट फिर भी ये क्वेश्चन है 2019 में आया। लाइबिलिटी एसेट तो अच्छे से पढ़ा है आपने। अब तो बता दो। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है जमा, बी है। और कोई आंसर? क्या पूछा इसने? एसेट नहीं है ना। एसेट क्या होती है? जो आय सृजित करे। एसेट वो है जो आय सृजित कर सके। कोई बात नहीं, अब दोबारा से टेस्टिंग हो रही होगी। अब इधर देखो। हाँ जी, एसेट से आय सृजित होती है। बैंक किससे आय सृजित कर सकता है? वो सब एसेट है। और जिससे आय सृजित नहीं कर पाएगा वो एसेट में शामिल नहीं हो जाएगा। वो नहीं वाला जवाब बच जाएगा। बोलो। और ये वैसे भी आपको बहुत सरल है, तो इसके लिए तो कुछ मतलब होमवर्क भी करने की जरूरत नहीं है। बैंक क्या काम करता है? डिपॉजिट स्वीकार करता है और लोन देता है। इन दोनों में से बैंक की एसेट, लोन बैंक के लिए, डिपॉजिट क्या है? अर्थात डिपॉजिट एसेट। यह आंसर तो सीधे ही आ गया। बोलो, इससे ज्यादा आंसर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डिपॉजिट बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी। ये किसका फोन है? इसमें से बैग में से निकालो। ये लावारिस बैग है क्या? हाँ जी, हो गया। अपने अपने फोन को साइलेंट रखा करो।
नहीं, साइलेंट रखा करो, बता रहा हूं मैं आपको। और दूसरा, अपने पास रखा करो। आप फोन कहीं और रखते हो, वो साइलेंट भी है। एक तो साइलेंट है, दूसरा फोन कहीं और है। तो आपको कोई इमरजेंसी कॉल आएगा तो उसका पता, और एटलीस्ट जो भी कॉल आए आपको पता रहे कि कॉल किसका, यद्यपि फोन साइलेंट रहे। आपको कभी लगे इमरजेंसी है, ये फोन उठाना जरूरी है, तो आप कम से कम फोन लेके बाहर तो जा सकते हो। अब फोन कहीं और ही रखा है, और 2-2.5 घंटे की क्लास में आपको पता ही नहीं चला। हो सकता है 10 कॉल लगातार आ जाए, बाद में बहुत सारा सुनना पड़ेगा। वो इधर ध्यान रखें। हाँ जी। तो एसेट लायबिलिटी की बात हो रही थी। बताओ, बैंक के लिए लोन क्या है? ये जो लिखा है इसने अग्रिम, एडवांस, ये एडवांस लोन को ही कहा जाता है। पूरा शब्द होता है लोन एंड एडवांसेस, एक ही बात है। एडवांस दिया आपको बैंक ने, एडवांस दिया मतलब एक प्रकार का लोन दिया। नेक्स्ट, दूसरा शब्द डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या है? लायबिलिटी। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट से आय सर्जित होगी कि नहीं? इसमें ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था। और चौथा, कॉल मनी मार्केट। आप लोग उल्टा पढ़ रहे हो, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। मैंने कहा ना, शब्दों को यूपीएससी के हिसाब से पढ़ने लग गए तो उलझ जाओगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप में से किसी को डाउट हुआ होगा तो मेरे ख्याल से चौथे पे डाउट ज्यादा हो रहा है। ये कॉल मनी मार्केट है, मनी एट कॉल लिखा है, मैं कॉल मनी मार्केट बोल रहा हूं इसको। बात तो वही है। कॉल मनी मार्केट में क्या होता है? एक बैंक दूसरे बैंक को ऋण दे रहा है, तो ऋण दे रहा है मतलब एक प्रकार का, जिसने ऋण दिया उसके लिए वो एसेट है। तो ये बाकी तीनों एसेट थे, ये एसेट, ये क्या है? लायबिलिटी। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप सोचो, हंसी मजाक में हम तो आपको एसेट लायबिलिटी समझा रहे थे। यूपीएससी ने 2019 में उससे क्वेश्चन ही पूछ लिया है। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना भी डिपॉजिट है वो सब बैंक के लिए लायबिलिटी है। नोट करते हैं आगे। दूसरा हेडिंग डालें। अभी आपने क्या लिखा था? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट। दूसरा लिखें राइट ऑफ एसेट्स। राइट ऑफ एसेट्स वह परिसंपत्ति जिसके बारे में बैंक की ये मान्यता है कि बैंक की ये मान्यता है कि ऋणी द्वारा इस ऋण का भुगतान नहीं हो पाएगा। ऋणी द्वारा इस ऋण का भुगतान नहीं हो पाएगा। तो इस स्थिति में बैंक उस परिसंपत्ति को राइट ऑफ कर देता है। उस परिसंपत्ति को राइट ऑफ कर देता। इसके अंतर्गत बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है कि बैलेंस शीट में यह दर्शाया जाता है कि ऋण की क्षतिपूर्ति अन्य स्रोतों से कर ली गई है। अन्य स्रोतों से कर ली गई है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करना है। बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करना है, कॉमा, ऋण माफ करना नहीं। ऋण माफ करना नहीं। फिर नीचे तीसरा लिखते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स, दबाव युक्त परिसंपत्तियां।
स्ट्रेस्ड एसेट्स, दबाव युक्त। फॉर्मूला लिखें भाई स्ट्रेस एसेट का फॉर्मूला, एनपीए, स्ट्रेस एसेट बराबर एनपीए प्लस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स लिखा तो है बोर्ड पे, इसको भी दोबारा बोलूंगा मैं। आप ये नहीं समझ पाए लेकिन आप राजीव रंजन अनमोल को समझ पाए। हाँ, मतलब सोचने की बात है, जो बोर्ड पे लिखा उसको समझने में कितनी कठिनाई हो रही है, और उसने इतनी शेरो शायरी सुनाई वो तुरंत समझ में आ जाती है। कहाँ वो है? आज गायब है क्या? आज गायब है? कोई बात है, कहाँ गया? इलेक्शन है, अच्छा जी, लिखे लिखे लिखे, बस 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 है, बस सारी जानकारी है इसको उसके पास। दोस्त नहीं है, फ्रेंड है। लिखिए आप, एनपीए प्लस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट प्लस राइट ऑफ एसेट्स। नीचे अगला हेडिंग डालते प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग आरबीआई द्वारा बैंकों को अपने लाभ का कुछ प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित रखने के लिए कहा जाता है। सुरक्षित रखने के लिए कहा जाता है। इसका उद्देश्य जोखिम को न्यूनतम करना तथा एनपीए बढ़ने की स्थिति में दबाव झेलने की क्षमता को बढ़ाना है। हाँ जी, अब सुनते हैं आगे। अब तक हाँ जी बोलो। पुनर्कटौती दर, बैंक रेट के बारे में था पुनर्कटौती, उस समय मैंने बता दिया था। आप जब भी किसी से ये पूछ रहे पुनर्कटौती एक शब्द आया था, वो क्या है? आप याद करें, किसी सिक्योरिटी को अगर आप बैंक को दोगे तो बैंक उस पर कुछ कटौती करता है, बोलो, मार्जिन रखेगा ना कुछ। याद होता, एक और शब्द था इसके लिए, मार्जिन। अगर आपने बैंक को 100 रुपए का गोल्ड दिया तो बैंक 100 रुपए का लोन दे देगा आपको, उसमें कुछ परसेंटेज। वो जो कटौती करता है उसी को बोलते हैं डिस्काउंट। बैंक ने कुछ डिस्काउंट किया, एग्जैक्ट सिक्योरिटी के बराबर वैल्यू आपको ऋण। और जब बैंक अगर उसी सिक्योरिटी को ले जाकर के बैंक आरबीआई को दे दे तो आरबीआई उसी सिक्योरिटी पर दोबारा कटौती करेगा। हाँ, करनी चाहिए कि नहीं? सिक्योरिटी की एमआरपी के बराबर उसके लोन। तो एक ऐसी सिक्योरिटी जिस पर ऑलरेडी बैंक डिस्काउंट कर चुका है, उसी पर दोबारा जब आरबीआई को दिया गया तो आरबीआई ने डिस्काउंट किया, तो उसी को कहा जाता है रीडिस्काउंट। हिंदी शब्द है पुनर्कटौती। और ये पुनर्कटौती की दर निर्धारित होती है, इसी दर को बैंक रेट कहते हैं। मैंने बैंक रेट में एक शब्द लिखवाया था ये, इसी को कहा जाता है बैंक रेट। बोलो, क्लियर हुआ? सिक्योरिटी पर कटौती हो रही है। कटौती मतलब इंग्लिश वर्ड डिस्काउंट है। आसान शब्दों में, आप जब शॉपिंग करने जाते हो तब भी तो आप बोलते हो डिस्काउंट कितना है, जो लिखा होता है उसमें कुछ कटौती करवा रहे हो। ऐसे यहाँ पे सिक्योरिटी पर डिस्काउंट होता है। अब जो मैं आगे लाइन बोल रहा था वो सुनते हैं।
मैंने आपसे कहा कि हमने ये पढ़ लिया एनपीए क्या होता है, एनपीए के कारण क्या है, एनपीए से संबंधित शब्दावली, और एनपीए अगर बढ़ेगा तो इकोनॉमी पर और बैंकों पर प्रभाव क्या है। अब मुद्दे पे आते हैं, एनपीए के उपाय क्या है। तो एनपीए के उपाय देखते हैं। भारत में आरबीआई और सरकार द्वारा एनपीए के तमाम उपाय बनाए गए। हमें वो सारे उपाय पढ़ने हैं जो आज के समय में लेटेस्ट चल रहा है, उसको भी देखेंगे। एनपीए के बारे में अब आप लोग जान गए तो उपाय समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। ये सारे उपाय हैं एनपीए के। एक एक करके पहले नाम सुन लो ताकि आप इसका चार्ट बना पाओगे, फिर उसको बाद में डिस्कस करेंगे। एनपीए के लिए सबसे पहले एक्ट है एक, सरफेसी एक्ट। क्या एक्ट है? अच्छा एक बात समझना, इतने सारे उपाय हैं, ये सारे उपाय एक ही दिन तो क्रिएट नहीं किए होंगे, समय समय पे आए होंगे उपाय। और इससे एक बात और सिद्ध होती है लॉजिकल, कि कोई एक उपाय जब बनाया उसमें कुछ कमी रह गई या उपाय कारगर नहीं रहा तभी तो। इसीलिए इससे एक बात फिर से दोहरी इस पूरे चार्ट को देख करके कि एनपीए के उतने सारे उपाय बनाने पड़े, कोई भी उपाय पूरी तरह से कारगर, अर्थात एनपीए जटिल समस्या है। व्यापक तो है ही, जटिल है, इतना जटिल है कि उसके उपाय बनाने के बाद भी वो समस्या कम नहीं होती है। मैं आपको सारे उपाय पढ़ाऊंगा, हर उपाय को पढ़ते जाएंगे, उपाय की आलोचना समझते जाएंगे, और सारे उपाय को लगातार पढ़ेंगे। एक उपाय पढ़ा, उसकी आलोचना समझे समझ आया, दूसरा उपाय क्यों आया, फिर दूसरा पढ़ा, उसकी आलोचना समझे समझ आया, तीसरा क्यों आया, और ऐसे चलते चलते सारे उपाय पढ़ेंगे। सरफेसी अधिनियम है जो एनपीए के लिए बनाया गया था संसद द्वारा। डीआरटी, डी फॉर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है ये। टी फॉर, जैसे आपने एनजीटी का नाम सुना, ऐसी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। एआरसी की फुल फॉर्म होती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इधर 4 आर, 4 आर लेटर हैं, ये 4 बार आर लेटर है, 3 आर होते तो कुछ और होता, फिलहाल 4 है। नहीं, इधर देखो, तो 4 आर हैं। ये आरबीआई ने नीति बनाई थी एनपीए के लिए। एक मिशन इंद्रधनुष है, ये 7 प्रकार के उपाय बताता है जो कि एनपीए को कम करेंगे। इंद्रधनुष एक अभियान भी था जिसमें बच्चों को 7 प्रकार के टीके लगाए जाते। तो निश्चित रूप से वो तो नहीं होगा, बैंकिंग पढ़ रहे थे यहाँ पर नहीं, तो ये मिशन इंद्रधनुष। ऐसे ही यहाँ पर प्रोजेक्ट सशक्त है एनपीए कम करने के लिए। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये और ये दोनों प्लान जो है ना, ये दोनों उपाय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, दिवालियापन एवं बैंक करप्सी संहिता। अभी लेटेस्ट उपाय ये चल रहा है, 2016 से इसको लागू किया गया, और सरकार इस पर बहुत मतलब अपनी प्रशंसा करती है, हमने ये किया, इससे ये हो गया, ये लाभ हुआ। और इधर एक नाम आया क्या, बैड बैंक। भारत में पहला बैड बैंक 2022 में, 21-22 में बन गया है एनएआरसीएल के नाम से। तो हमें ये लेटेस्ट उपाय समझने हैं, लेकिन इनको समझने के लिए पुराने उपायों में कमियां जानना पड़ेगा। हाँ या नहीं? पुराने उपाय में कमी समझ आती जाएगी तो समझ आएगा ये अब क्या करेंगे, और इनमें भी कुछ अभी भी कमी रह गई होगी तो वो हम लास्ट में समझ आ जाएगी। मीनिंग क्लियर है? हम ये सारे उपाय लगातार पढ़ेंगे। तो अब जैसे आपकी, ये तो आपको पता होगा, कल से शेड्यूल में आपकी साइंस की क्लास है। उसका कारण है कि आज मैं प्रयागराज जा रहा हूँ, इसलिए आपकी कल से साइंस की क्लास है। प्रयागराज वालों से तो मिलना है, समझ रहे मेरी बात? कल से वहाँ पे मेरी क्लास है, तो इसीलिए। हाँ जी, क्या क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? नहीं समझ आया। प्रयागराज से सामान लाना? हाँ ले आएंगे, मना कहाँ के। आप मुझे बता के जाना कहाँ से लाना। हाँ चावल वावल सब आ जाएंगे, एक बार बस ये वहां तक रखवाए तो सही, ट्रेन तक, उसके बाद चावल आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये थोड़ी पता। खैर, तो मेरा कहने का मतलब था आज मेरे को प्रयागराज निकलना है, इसलिए आज की क्लास हम जल्दी छोड़ देंगे, क्योंकि ट्रेन अभी थोड़ी देर बाद, दिन वाली ट्रेन है मेरी। और कल से आपकी साइंस की क्लास है जिसकी आपको पहले से जानकारी है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? क्या, कौन सी ट्रेन से, क्या प्लान है? ये चार्ट बना लो आप लोग एनपीए के उपाय वाला। कह रहा है कौन सी ट्रेन से, फिर अभी थोड़ी देर बाद टिकट बर्थ नंबर भी पूछ ले।
क्या कह रहे? साइड हट जा, तुम्हारे रास्ते कांटा थोड़ी है, हैं? बताओ, हमें ही साइड हटा दे रहे हैं। कोई बात नहीं, बना लो आप। इनमें से किसी की भी अभी फुल फॉर्म नहीं लिखनी है आपको? हाँ जी, पूछिए। आरबीआई हाँ जी, ये बन गया। इनका एक सवाल है, सुन लो सब लोग। ये कह रहे हैं कि हमने बैंक में जमा किए थे, बैंक दिवालिया हो गया, तो हमें मिलेगा कितना? जमा बीमा योजना, है ना। लेकिन अगर इन्होंने बैंक से 1,000 करोड़ का लोन लिया था तो, और जब बैंक हो गया दिवालिया, तो ये कह रहे हैं कि कुछ देना है या 5 ही लाख देने हैं या नहीं देना है। तो ये बताएं आप सब लोग, बैंक जब दिवालिया हो जाएगा तो फिर बैंक का पूरा प्रबंधन और जो भी कुछ व्यवस्था बचेगी वो कंट्रोल में किसके? तो फिर आपसे 1,000 करोड़ आरबीआई वसूलेगा। हाँ जी, क्लियर है। क्योंकि इनका प्लान था, मैं आपको सही मन की इनकी बात बताया तो, ये इन्होंने ढूंढ लिया है कि अब कौन सा बैंक दिवालिया होने वाला है, और उसके मैनेजर से भी बात कर लिए कि हमें लोन मिल जाएगा क्या। मैनेजर कह रहे दिवालिया है, जो बचा है दे देंगे। और ये सोच रहे हैं कि लोन लेकर के वो नहीं, गायब नहीं होंगे, ये बैंक ही गायब हो जाए। तो इनको लग रहा है कि अगर हमने कहीं लोन लिया और बैंक बाद में पैसा ना वसूले तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या है? तो फिर लोन कौन वसूलेगा? और ध्यान रखना, आरबीआई बड़ा कठोर तरीके से वसूलेगा। हाँ जी। अब ये जो हमने चार्ट बनाया आपने एनपीए के समाधान, मैं अगर एक समाधान पढ़ाऊं तो अधूरा रह जाएगा, तो मैं चाह रहा था कि सारे समाधान में लगातार शुरू करूं, है ना। इसलिए आज की क्लास को यहीं पे छोड़ देते, आप लोग एंजॉय करिए। कल से आपकी साइंस की क्लास। धन्यवाद।